राम राम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा का सियासी पारा चढ़ चुका है। 25 तारीख को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। दोनों ही सियासी दलों की हो रही ताबड़तोड़ रैलियों ने चुनावी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। स्टार प्रचारकों की रैलियों में नेता अपनी अपनी जीत के दावे तो कर ही रहे हैं, साथ ही रैलियों में अलग अलग मुद्दों पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए हैं। इधर जेपी नड्डा विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए घमंडिया गठबंधन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पाखंड और तुष्टीकरण को हरियाणा प्रदेश ने भी देखा। आज विपक्ष के ज्यादातर नेता या तो बेल पर हैं या फिर जेल में हैं। कांग्रेस देश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी रैलियों में बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, संविधान को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी संविधान और देश को खत्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बोलो कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो पनडुब्बी घोटाला देश के साथ द्रोह किया था कि नहीं किया था? बोलो हेलीकॉप्टर घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जीजा जी ने घोटाला किया था कि नहीं किया था? सारे घोटालेबाज इकट्ठे हो गए। बोलो लालू ने चारा खाया था कि नहीं खाया था? अलकतरा खाया था कि नहीं खाया था? नौकरी के बदले जमीन हड़प गया कि नहीं हड़प गया? आप बताओ, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? उनके घरों से नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? एक कांग्रेसी नेता के घर के पीए के नौकर के घर से पैसे निकले कि नहीं निकले? एक एमपी के घर से 300 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? 18 मशीनें गिनने के लिए लगी कि नहीं लगी? 3 दिन लगे कि नहीं लगे गिनने में? ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये परिवारवाद का जमावड़ा, इनको आगे आने दोगे क्या? जरा जोर से बोले, आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? इनको घर बैठाओगे ना? हम जो अब लड़ रहे हैं, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने के चुनाव है। ये जो है लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें सब कुछ है, सबके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है और रिजर्वेशन के सारे चीजें हैं। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और आप तमाम लोग भी लड़ रहे हैं। लड़ाई उनके साथ है जो लोग इसको मिटाना चाहते हैं। हम मिटाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो, हम लड़ते रहेंगे, इसको बचा के रखेंगे, लोकतंत्र को कोई बचाएंगे। आरएसएस और बीजेपी इस चीज को खत्म करना चाहती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सीधा आपका परिचय कराएं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल, कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही, जेजेपी से प्रवक्ता विवेक चौधरी, नेहरू से प्रवक्ता रजवंत अहिनवाल। आप चारों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। खड़गे साहब कह रहे हैं कि आप संविधान खत्म करना चाहते हैं और जो इंडिया अलायंस बनाए ये संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। नमस्कार पराग भाई, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, जो खड़गे साहब ने कहा है, खड़गे साहब को ये सोचना चाहिए कि वो जो अलायंस बनाया है उसमें कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, या कोई दल ऐसा है क्या
जो जेल में ना हो या बेल पे ना हो। एक भी नेता, एक भी पार्टी का या तो जेल में है या बेल पे है। इसके अलावा ये संगठन कुछ भी नहीं है। ये गठबंधन सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन है। ये वही गठबंधन है जो कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे और आज खुद को बचाने के लिए, ये खुद को बचाने की लड़ाई है इन सब की, कि हम अगर गलती से जीत जाएं या हम आ जाएं या हम इकट्ठे हो जाएं तो हम अपने अपने भ्रष्टाचार को बचा लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता 2014 में ले आई थी, तब से लेकर आज तक भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। जेपी नड्डा जी ने भी सारे एग्जाम्पल गिनवा दिए, किसके घर से कितना पैसा निकला, किसके घर में कितने दिन तक मशीनें लगी रही पैसा गिनने के लिए। तो अभी अभी ताजा उदाहरण भी आपके सामने ही है। झारखंड से 30 करोड़ रुपए एक निजी सचिव के सर्वेंट के नौकर के घर से मिलते हैं, 30 करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कांग्रेस का नेता कितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा। तो भ्रष्टाचारियों का ये गैंग है, गिरोह मैं बोलूंगा इसको। ना तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भ्रष्टाचारी है क्या, ये मानते हैं क्या कांग्रेस वाले? कल तक कहते थे लालू प्रसाद घोटालेबाज है। लालू प्रसाद कांग्रेस को घोटालेबाज कहता था। अरविंद केजरीवाल का तो जन्म ही इस कांग्रेस पार्टी के घोटालों के खिलाफ हुआ था। आज वो इन्हीं के साथ है क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार कर चुके हैं। ठीक है। चोर चोर मोसेरे भाई। इसलिए आज ये सारे इकट्ठा होकर के खुद को बचाने की लड़ाई में लड़ रहे हैं और लोकतंत्र का नाम लेकर के जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक एग्जांपल दे दूंगा, कांग्रेस को लोकतंत्र अपने अंदर बचाना चाहिए, क्योंकि किरण चौधरी जी कल या परसों में रोने लग रही थी कि मेरे को तो बुलाया नहीं जा रहा है। ये होता है लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे नेता कार्यकर्ता जनता से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन इनके ही नेता अलग अलग लोकसभाओं में कैसे इनको काट रहे हैं वो आप सबके सामने है। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बेनीवाल साहब ये कह रहे हैं कि मुकदमे झेल रहे पार्टियों के सर्वे सर्वा अब संविधान की बात करेंगे क्या? पराग जी, आपको, भाई पंकज बेनीवाल जी को, भाई रजत डहनवाल जी को, भाई विवेक जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मुझे तो भाजपा नेताओं की बात सुनकर हंसी भी आती है और आश्चर्य भी आता है और साथ में ये कहने को भी मजबूर होना पड़ता है कि कितने दोगले और झूठे लोग हैं। इन्होंने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को तो भ्रष्टाचारी बता दिया, अपने गठबंधन के सहयोगियों की तरफ तो देख लें। हमारे लोगों पर तो आरोप है, आपके गठबंधन के सहयोगियों पर तो स्वयं मोदी भाजपा सरकार ने ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे डालकर उनको भ्रष्टाचारी अपराधी घोषित किया। और वही तथाकथित अपराधी, मैं तथाकथित कह रहा हूं, जो ही वो भाजपा में शामिल हो गए, मोदी वॉशिंग मशीन में नहा धोकर वो पाक साफ हो गए। ये कैसा प्रधानमंत्री है? कल जिस व्यक्ति को कहता है कि ये 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, किसी को कहता है 50,000 का घोटालेबाज है, किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है, और दूसरे दिन ही उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। कटु सत्य तो ये है, ईडी, आईटी, सीबीआई के दुरुपयोग से मोदी ने देश भर के घोटालेबाज इकट्ठे कर रखे हैं। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ उसमें साबित हो गया कि मोदी जैसा बड़ा घोटालेबाज, रिश्वतखोर, हफ्ता वसूली वाला कोई नहीं है। और मैं दूर भी नहीं जाता, मुझे तो आश्चर्य है इन भाजपा नेताओं पर। आज आदरणीय नड्डा साहब रोहतक के अंदर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पराग जी, जितने घोटाले नड्डा जी ने गिनवाए, 10 साल से इनका राज है, उस घोटाले में क्या एक भी कांग्रेसी के खिलाफ कोई एफआईआर है? क्या एक भी कांग्रेसी को जेल में पहुंचाया जो घोटाले गिनवा रहे हैं? और आश्चर्य की बात तो यह है, उस व्यक्ति का चुनाव प्रचार करने के लिए साहब बहादुर नड्डा साहब आए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से, अगर पंकज जी के पास ना हो, पराग जी आपके पास ना हो, तो मैं भी वीडियो भेज देता हूं, जिसने खुद कहा कि मैंने 350 करोड़ रुपए अमृत योजना में रोहतक के लिए दिलवाए। खट्टर और मनीष ग्रोवर मिलकर खा गए, दोनों का नाम लिया। कि ये खत्म कर रहा हूं सर जी। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, जो व्यक्ति कह रहा है कि मुख्यमंत्री का खासम खास व्यक्ति भ्रष्ट है, और जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने स्वयं कोयला चोर का नवीन जिंदल, उसको टिकट दे दी। अब आप स्वयं अंदाजा लगा ले, तो हम हैं या चोर भाजपा है। ठीक है। रजवन डहीनवाल जी, लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण, इनको कोई खतरा है क्या? क्योंकि ये 3 शब्द ऐसे हैं जो चुनाव में खूब उछाले जा रहे हैं। रजवन जी।
देखिए पराग जी, भ्रष्टाचार की बात करते और कोई कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अगर करती है तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में हास्यास्पद बात होती है। कारण क्या है कि जो बार 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 ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस, और वही भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार इतना कि आज से पहले मैं कांग्रेस वालों को भ्रष्टाचारी कहता था, लेकिन अब हम उनसे भी ऊपर एक कदम ऊपर चले गए। कारण उसका क्या है कि जो कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार करते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो अब भ्रष्टाचारी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बजाय बीजेपी में चले गए, तो उनको ही कहेंगे हम। इस प्रकार से अभी विद्रोही जी कह रहे थे, मैं भी वही बात दोहराना चाह रहा था कि घोटाले की अगर इनकी गिनती की जाए तो इनके विकास काम तो पॉइंट्स पे नहीं आते, लेकिन अगर हम गिनाने शुरू करेंगे तो शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, अगर हम बात करें नौकरी घोटाला, एक फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला, कहीं भिवानी में 450 करोड़ का घोटाला, कहीं रेवाड़ी में 100 करोड़ का नगर परिषद का घोटाला बताया जा रहा है। और भी और छोड़िए, एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक सहकारिता विभाग में 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया था। और बताया किसने? डीजी शत्रुजीत कपूर। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये घोटाला सहकारिता विभाग का है और 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। और मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि विपक्ष ने इसको 100 करोड़ का बना दिया, और सदन में ये कहते हैं कि 8.5 करोड़ का घोटाला है ये। अब डीजी हरियाणा झूठा या मुख्यमंत्री जी जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं? एक तो व्यक्ति झूठा हुआ ना इसमें। अब ये बातें करते करते ये हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा की जनता ने आज मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए, सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, उसके लिए वो प्रयासरत है और उसके लिए उन्होंने मन बनाया हुआ है। अब बीजेपी से कुछ भी कह ले, किसी को कुछ चाहे भ्रष्टाचारी बता ले, असल में इनकी छवि है जो क्लियर हो गई ना, वो जनता को पता था कि ये बार बार कहते हैं, लेकिन हम विपक्ष की बात करें या और की जनता इनको कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अब जिस प्रकार से ये रोज तमाशे होते जा रहे हैं, कि हम बात करें जिंदल की, जो 40 मिनट पहले आया 40,000 करोड़ का, जिनके ऊपर आरोप था कि नवीन जिंदल 40,000 करोड़ का घोटाला कर गया, और भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्होंने कोहिनूर बनाकर उस चक्कर से उन्होंने सांसद की टिकट दे दी, तो वो सांसद उम्मीदवार थी। अब किस मुंह से मोदी जी वहां पर उनके बारे में प्रचार करेंगे? किस मुंह से अमित शाह या नड्डा साहब या योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से उनको हीरा या कोहिनूर बनाकर पेश कर रहे हैं? जनता देख चुकी है, उनका अब इनसे विश्वास उठ गया। कारण क्या है, मैं मात्र वाली बात बोल दूंगा, जनता को अब एक चीज चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़े, जो उनके हक हकूकों की बात करे, जो भ्रष्टाचार की जो बात केवल करते हैं उनको सलाखों के भीतर डालने का काम करे, ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम करना चाहती है। ये नहीं इस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार सरकार को ठीक है, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण पर आप नहीं बोले सर, मुझे उम्मीद थी आप बोलेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को आपने खूब अच्छे से बखान कर दिया। मैं विवेक जी के पास अब जा रहा हूँ। विवेक जी, बार बार इन्हीं शब्दों को लेकर राजनीति हो रही है, जनता क्या सब समझ नहीं रही है? और कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके नेताओं पर या कोई भी ऐसी पार्टी का नेता जिस पर कोई मुकदमा ना हो? जनता तो सब देख रही है किस पर क्या मुकदमे, कौन जेल में कौन बेल पर। राग भाई, मैं तो सुन रहा था तीनों ही प्रवक्ताओं को, पर मुझे हैरानगी होती है कि बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि मुकदमे झेल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 में जब आदरणीय मोदी जी सरकार में आए, उस टाइम रॉबर्ट वाड्रा का बहुत जिक्र किया गया, सोनिया गांधी का बहुत जिक्र किया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत जिक्र किया गया। बारी बारी इन्हें चोर बताया गया, बारी बारी इन्हें घोटालेबाज बताया गया, बारी बारी अलग अलग शब्द इनके बारे प्रयोग किए गए। पर पिछले 10 साल बीत जाने के बाद ना तो रॉबर्ट वाड्रा पे कोई कार्रवाई हुई, ना ही सोनिया गांधी पे कोई कार्रवाई हुई, और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कोई कार्रवाई हुई। आज मैं तो ये देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का अगर हम जिक्र करते हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध से जन्मी थी, आज दोनों इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, वो सबके सामने है। पर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर अगर वो कसूरवार थे तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई आज तक? ये बताने का काम बीजेपी प्रवक्ता करे, क्यों नहीं उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया? आज हम बारी बारी एक बात कहते हैं कि बीजेपी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साठगांठ रही है, और उसी साठगांठ के चलते बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ नहीं कहेंगे। ये पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला ने भी कहने का काम किया, और बारी बारी तमाम कांग्रेसी नेता कहने का काम करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं
बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं और बीजेपी के कहे अनुसार काम करने का काम कर रहे हैं। आज लोकल मुद्दों की इनसे कोई बात पूछ ले तो इनके पास जवाब नहीं होता। आज इनसे पूछ लिया जाए कि इनके 10 के 10 सांसद ने क्या किया पिछले 10 साल में, तो उसका कोई जवाब नहीं होता। 5 साल में 10 रहे, उससे पहले 7 थे, इनके पास उसका जवाब नहीं होता। कोई उपलब्धि एक बतानी हो उसका कोई जवाब नहीं होता। पूरे फंड्स जो एलोकेट हुए वो क्यों नहीं लगा पाए इनके तमाम सांसद, उसका कोई जवाब नहीं है। पंकज एक शॉर्ट कमेंट चाहूंगा, फिर विद्रोही जी आपके पास में आ। ठीक है विवेक जी, ठीक है। पंकज जी एक शॉर्ट कमेंट चाहूंगा, बहुत संक्षिप्त में रखिएगा। देखिए, जेजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो चाबी है, मैं कहना चाहूंगा विवेक भाई को कि डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो आपकी चाबी कहीं खो गई है। कोई निशान को डिजिटल वगैरह लेके आओ, जब जाके सवाल पूछा उसका अरे सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। अरे सवाल का ही जवाब मिलेगा, सवाल का ही जवाब मिलेगा। कीचड़ में खिला था, कीचड़ ही उसके ऊपर लगेगा आपकी बात। दिल पे बात लग गई। चल एक एक करके प्लीज पंकज जी जल्दी से बोल लीजिए, फिर विद्रोही जी आ रहा हूँ, फिर रजवन जी और वीर जी आपके पास आऊंगा। प्लीज सर, ऐसे समय खराब होगा। पंकज जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, बात संविधान की करते हैं तो मैं बिल्कुल याद दिला दूं कि 370 धारा को कश्मीर से हटा करके आज अगर भारतीयों अरे बताऊंगा, हरियाणा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, हरियाणा के जवानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। पंकज जी वो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई भी चुनिंदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बहुत जल्दी संक्षेप में रखिए सर, बहुत जल्दी, समय खराब हो रहा है। प्लीज रुकिए आप लोग, विवेक चौधरी को ज्ञान नहीं है कि सबसे ज्यादा फायदा। विवेक जी रुकिए सर, देखिए ऐसे आप अपना ही समय खराब करें, आपके पास फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। हरियाणा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, हरियाणा के पंकज जी मुद्दे पर बहुत जल्दी से आइए। सेलेक्टिव कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में रखिए अपनी बात। बाबा साहब अम्बेडकर का तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और कांग्रेस वो सरकार है जो इस 370 को वापस से हटाना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना चाहती है। चलिए ठीक है, मैं विद्रोही जी के पास अब जा रहा हूँ। विद्रोही जी भ्रष्टाचार की बात बार बार लगातार हो रही है, ठीक है। आज वो नहीं, अब रुकिए थोड़ा सा पंकज जी और पंकज जी, विवेक जी थोड़ा सा रुकिए, अब रुकिए। विद्रोही जी बार बार भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी तो पहले कितना आरोप लगाते रहे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, खुद नाम ले लेकर सोनिया गांधी के ऊपर, तमाम सारी बातें, फिर ये गठबंधन हो गया, तो ये मेल कैसा? फिर देखिए पराग जी, पहले मैं आपको संविधान की बात दूंगा। मैं कहने वाला था, आपने कहा समय नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल संक्षेप में। संविधान खतरे में है। क्यों खतरे में है? स्वयं भाजपा के जो विभिन्न उम्मीदवार वो कह रहे हैं कि हमें 400 सीट चाहिए, हम संविधान बदल देंगे। हम तो कह नहीं रहे, ये सवाल उन्होंने उठाया। कल तो आश्चर्य कर दिया आदरणीय शाह साहब ने, उन्होंने कहा 400 सीट दे दो, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। किस तरह झूठ बोल रहे हैं? मुस्लिम आरक्षण की जिसकी बात कर रहे हैं, बात हुई धर्म के आधार पर। सर यार आप सुनिए ना, आप प्लीज सुनिए ना। आप आदरणीय मोदी जी का वीडियो देखिए, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि गुजरात में भी 17 मुस्लिम ओबीसी जातियों का आरक्षण मिला हुआ है। जितने मुस्लिमों को आरक्षण मिला हुआ है पूरे देश में ओबीसी के आधार पर मिला हुआ है, वो मंडल कमीशन के आधार पर मिला हुआ है। और उस सरकार ने किया था जो जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें जनसंघ भी शामिल था। हरियाणा में भी मेव समुदाय को मुस्लिम हैं, उनको भी आरक्षण मिला हुआ है। तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये बिल्कुल आपके सामने है। वो 400 सीट चाहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि भाई राम मंदिर पे आलीगढ़ी ताला ना लगा दे, भाई राम मंदिर को बुलडोजर से ना ढाप दें। ये तो प्रधानमंत्री कह रहा है। हाँ। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री संविधान बदलना चाहते हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात कही। देखिए अरविंद केजरीवाल पर आरोप है क्या नहीं है, वो हम पर क्या कहते थे, इसका जवाब तो वो देंगे, हम तो दे नहीं सकते। इन्होंने हमारे खिलाफ जितने आरोप लगाए कि आप अगर उनको साथ लेकर चल रहे तो जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना। सुनिए, आप सुनना ही नहीं चाह रहे मेरी बात। नहीं, अब हो गया सर, अब आप घुमाएंगे बात को, उसकी जलेबी बनाएंगे, इतना थोड़ी ना है। मैं रजवन जी के पास नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूं? ठीक है, अब रुक जाइए सर। आपकी भाषा बोलूं क्या? जो आप चाहते हैं वो भाषा बोलूं क्या मैं? अरे नहीं सर, मैं कब कह रहा हूं मेरी भाषा बोलिए आप। मैंने सीधा सवाल पूछा, आप घुमा रहे हैं उसको। रजवन जी बहुत संक्षेप में रखिएगा। रजवन जी, संविधान से हटकर कोई पार्टी कुछ कर सकती है क्या? चूंकि आरोप इसी तरीके के लग रहे हैं। अब रुक जाइए विद्रोही जी सर, अब इतनी भूमिका के लिए समय थोड़ी ना होता है सर। अरे सर आधे घंटे की चर्चा में इतनी भूमिका के लिए समय थोड़ी ना होगा। अब थोड़ा सा रुकिए, आपने बात रख ली अपनी, मेरे तक आ गई आपकी बात, बाकी लोगों ने भी सुन लिया। आप रजवन जी को सुन लीजिए। रजवन जी मेरे नहीं थे,
प्लीज रुकिए। नहीं, आप सर ऐसे नहीं होता है ना, आप मेरे सवाल पर आएंगे, 4 लाइन बोलने के बाद अपना पूरा माहौल बनाएंगे, ऐसे थोड़ा होता है, इतना समय थोड़ा है सर। रजवन जी बहुत जल्दी से बात रखिए। तो मेरी गलती है, मैं अपनी तरफ से कोई बात चलिए ठीक है, अब मैं सभी से इजाजत चाहूंगा क्योंकि समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, वेद प्रकाश जी आपका, विवेक जी आपका, रजवन जी आपका। उम्मीद है कि जनता के मुद्दों पर हम एक सकारात्मक चर्चा करें, ना कि अपना समय जाया करें। ये सबसे ज्यादा खराब कि जब हम एक दूसरे के साथ उलझने में समय खराब करते हैं तो जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, 5 चरण हो चुके हैं, 6वां और 7वां चरण बाकी है। 25 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होनी है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता किसको चुनती है ये देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, राम राम।